हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 29 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम उत्तर प्रदेश का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को रिवाइज करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख झील ताल जो है किस जगह पर स्थित है उनको हम आज रिवाइज करेंगे। तो रामगढ़ ताल और चिलवा ताल ये कहाँ पर है? ये गोरखपुर में है। बखीरा झील संत कबीर नगर में है। सीताकुंड मिश्रिख और चक्रकुंड नैमिष ये कहाँ पे है? ये सीतापुर में है। सीताकुंड और भरतकुंड ये कहाँ पर है? ये अयोध्या में है। राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड और मानसी गंगा कुंड ये कहाँ पर है? ये गोवर्धन मथुरा में है। याद रख सकेंगे, मथुरा से रिलेटेड भगवान श्री कृष्ण थे। तो राधा कुंड है, श्याम कुंड और गोविंद कुंड अगर ये नाम आते हैं तो ये कहाँ से है? ये गोवर्धन मथुरा में है। कोकिला कुंड, कृष्णा कुंड ये कहाँ पर है? ये भी मथुरा में। देखिए कृष्णा कुंड यहाँ पर आया तो ये भी कहाँ पे हुआ? मथुरा में हुआ। नौय झील ये कहाँ पे है? ये मथुरा में है। सुराहा ताल बलिया में है। मोती और गौर झील ये रामपुर में है। शुक्रताल मुजफ्फरनगर में है। रामताल ये कहाँ पे है? ये मेरठ में है। कीठम झील कहाँ पे है? आगरा में है। शेख झील जो कि राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकासाधीन है, अलीगढ़ में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर ये कृत्रिम झील है और ये कहाँ पे है? सोनभद्र में है। अलवारा झील विदेशी पक्षियों का आगमन स्थल से कहा जाता है। इस झील को कहाँ पे है? कौशाम्बी में है। औंधी ताल वाराणसी में है। राजा का बांध लौंधी व भोजपुर ताल ये कहाँ पे है? ये सुल्तानपुर में है। तो ये प्रमुख ताल और झील थे उत्तर प्रदेश में स्थित, इनको हमने रिवाइज किया। अब हम शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से खाड़ी देशों को बासमती चावल निर्यात किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बिजनौर से। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 25वां वैश्विक तेल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, आगरा में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर पाएंगे। और दोस्तों, ये जो PDF ई बुक है इसमें हमने जनवरी 2022 से लेकर के अगस्त 2022 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं की मौत को रोकने हेतु जो विशेष उपकरण है सांस नाम का, तो इसका इस्तेमाल जो है कौन सा राज्य सरकार करेगी? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, असम में जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगला है, जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया? तो याद रखेंगे, जलदूत जो ऐप है इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है। अगला है, भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन सी बन गई है? याद होगा आपको, ऑप्शन नंबर ए, अमेजॉन। अगला है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगला है, निम्न में से कौन इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा ए, जियोर्जिया मेलोनी। इन्होंने इटली में जो चुनाव हुए उसमें जीत हासिल की है और हाल ही में ये जो है शपथ लेंगी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो शहीद भगत सिंह के नाम पर। अगला है, साल 2022 में विश्व नदी दिवस कब मनाया गया? तो 25 सितंबर को जो है विश्व नदी दिवस मनाया गया। लेकिन यहाँ से याद रखेंगे कि जो विश्व नदी दिवस है ये 25 सितंबर को नहीं मनाया जाता है, ये जो है सितंबर महीने के चौथे रविवार को मनाया जाता है। और साल 2022 में जो चौथा रविवार है ये 25 सितंबर को पड़ा है। तो याद रखेंगे 25 सितंबर को इस साल मनाया गया है। तो ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन करते हुए इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, राज्य परिवर्तन आयोग, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, 27 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें ये फैसला लिया गया कि जो राज्य योजना आयोग है, ठीक है, इसका पुनर्गठन किया गया और इसका नाम बदल दिया गया।
अब इसे क्या जाना जाएगा, तो राज्य परिवर्तन आयोग इसका नाम कर दिया गया। याद रखेंगे, राज्य योजना आयोग का। राज्य परिवर्तन आयोग STC का नेतृत्व तो मुख्यमंत्री करेंगे, जबकि वित्त मंत्री और जो दोनों डिप्टी CM हैं, कृषि मंत्री, समाज कल्याण मंत्री, पंचायती राज विकास मंत्री, औद्योगिक विकास मंत्री, जल शक्ति मंत्री और शहरी विकास मंत्री इसके क्या होंगे, सदस्य होंगे। तो यहाँ से ये बात ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि उत्तर प्रदेश में जो है जो राज्य योजना आयोग था इसका नाम अभी बदला गया है और इसका नाम क्या कर दिया गया है, तो राज्य परिवर्तन आयोग इसका नाम कर दिया है। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इसका नेतृत्व कौन करेगा, तो मुख्यमंत्री इसका नेतृत्व करेंगे, लेकिन जो यहाँ पर और भी नाम दिए गए हैं वो इसके सदस्य होंगे। ठीक है, नाम ध्यान रखेंगे, जैसे दोनों डिप्टी CM हो गए, इसके अलावा वित्त मंत्री है, कृषि मंत्री हैं, समाज कल्याण मंत्री हैं, पंचायती राज विकास मंत्री हैं, औद्योगिक विकास मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री हैं और शहरी विकास मंत्री। ये क्या होंगे, ये जो है राज्य परिवर्तन आयोग के सदस्य होंगे। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने नई जैव ऊर्जा नीति लागू करने का निर्णय लिया गया, इस नीति की अवधि कितने वर्ष होगी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 5 वर्ष। दोस्तों, उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में जीवाश्म ईंधन के उपयोग को, ठीक किसके लिए, जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने हेतु एक जैव ऊर्जा नीति लागू करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, जैव ऊर्जा नीति उद्देश्य क्या है, तो यहीं से आपको समझ में आया कि इसका उद्देश्य क्या है, तो जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करने के लिए और जो किसान हैं उनकी आय को बढ़ाने के लिए इस नीति को लागू करने का निर्णय लिया गया। जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को गति देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है। नई नीति पूर्व की नीतियों की कमियों को दूर कर प्रदेश में जैव ऊर्जा उद्यम स्थापित करने की संभावनाओं को अंतिम रूप देने के लिए बनाई गई है। नई नीति की अवधि 5 वर्ष होगी। इस अवधि के दौरान राज्य में स्थापित होने वाली जैव ऊर्जा परियोजनाओं जिनमें से संपीड़ित बायोगैस हो गया, बायो कोयला हो गया, बायो एथेनॉल हो गया और बायो डीजल, ठीक है, ये क्या है, ये जो है जैव ऊर्जा है, तो इनको जो है प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है एक नई जैव ऊर्जा नीति लागू करने का निर्णय लिया है। उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यही है कि उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं इनको इनकी आय को जो है बढ़ाया जा सके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश को। दोस्तों, स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए जो उत्तर प्रदेश है इसको जो है साल 2022 में आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। राज्य को ये पुरस्कार राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी RS शर्मा द्वारा 26 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा ये प्रदान किया गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। और जो वहाँ पर आयोजित था आरोग्य मंथन, उसके समापन समारोह में ये प्रदान किया गया। ठीक है, किसे दिया गया, तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में 28,728 स्वास्थ्य सुविधाओं को शामिल करने के साथ उत्तर प्रदेश देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा। तो इसी के चलते जो उत्तर प्रदेश है इसे आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो याद रखेंगे, आने वाले एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से किस राज्य को सम्मानित किया गया, तो याद रखेंगे आप उत्तर प्रदेश को। अगला है वर्ष 2022 के, यहाँ पर 2022 होगा, 2022 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा, आशा पारेख को। और यहाँ पर जो आप इमेज देख रहे हैं ये हैं एक अभिनेत्री आशा पारेख और इन्हीं को साल 2022 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने घोषणा की है कि इस वर्ष 2022 के लिए जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो प्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख को प्रदान किया जाएगा। 68वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 30 सितंबर को प्रदान किए जाएंगे, उसी अवसर पर जो है ये प्रदान किया जाएगा और इसकी जो अध्यक्षता है वो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू करेंगी। दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। ये पुरस्कार सर्वप्रथम यानी कि पहली बार ये 1969 में दिया गया था, किसे, देविका रानी को ये पहली बार दिया गया था। और आशा पारेख को 1992 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे, सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था 1992 में। तो यहाँ से आप सभी बातें याद रखेंगे कि जो साल 2022 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो किसे दिया गया, तो ये दिया गया आशा पारेख को।
और अगर ये पूछा जाता है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया था, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो याद रखेंगे देविका रानी को दिया गया था 1969 में, और आशा पारेख को 1992 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों इसके अलावा याद रखेंगे अगर आपसे पूछा जाता है कि साल 2021 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था, तो साल 2021 का जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो दिया गया था अभिनेता रजनीकांत को। उनका नाम भी ध्यान रखेंगे, 2021 में रजनीकांत को, और 2022 में किसे दिया गया, तो आशा पारेख को दिया गया। दोस्तों आशा पारेख की अगर हम बात करें तो आशा पारेख से संबंधित आपको सिर्फ यही याद रखना है कि जो आशा पारेख है इनका जन्म 2 अक्टूबर 1942 को हुआ। कहाँ पे, गुजरात के एक मध्यम वर्गीय परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक, तो ये याद रखेंगे, गुजरात से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के अगले CDS यानी कि चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को जो है अगली CDS के रूप में नियुक्त किया गया है, और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों जो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हैं सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और इन्हें जो है अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS के रूप में नियुक्त किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। दोस्तों पिछले साल याद होगा आपको जो देश के पहले CDS थे जनरल बिपिन रावत, उनका जो है एक हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया था, और उसके बाद से जो पद है ये खाली था, और करीब 10 महीने बाद सरकार ने अगले CDS की नियुक्ति की है। बिपिन रावत देश के पहले CDS थे, ये बात आप सभी लोग जानते होंगे। और जो अनिल चौहान है ये 18 मई 1961 को इनका जन्म हुआ था। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान मूल रूप से कहाँ के हैं, उत्तराखंड के ये रहने वाले हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे आप लोग कि देश के जो CDS के रूप में नियुक्त किया गया है किसको किया गया है, तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को जो है CDS के रूप में नियुक्त किया गया है। ध्यान रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और पहले कौन थे देश के, तो जनरल बिपिन रावत जिनका हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने निम्न में से किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, साइन लर्न नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। दोस्तों ये जो साइन लर्न नाम का एक एप्लीकेशन है ये क्या है, तो ये भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए 10,000 शब्दों का एक शब्दकोश है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने इसको पेश किया है। तो याद रखेंगे कि अगर पूछा जाता है कि हाल ही में भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए 10,000 शब्दों का जो शब्दकोश है ऐसा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, स्मार्टफोन ऐप, तो ये जो है कौन सा है, तो साइन लर्न नाम से इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है, तो जो विश्व रेबीज दिवस है ये मनाया जाता है हर साल 28 सितंबर को, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। दोस्तों हर साल जो विश्व रेबीज दिवस है ये 28 सितंबर को मनाया जाता है। जो ये दिवस है रेबीज वैक्सीन के आविष्कारक लुई पास्चर को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो रेबीज होता है, रेबीज की खोज किसने की थी, रेबीज वैक्सीन की, तो लुई पास्चर ने जो है इसकी खोज की थी। इस दिवस का उद्देश्य क्या होता है, तो रेबीज के खिलाफ लोगों में जागरूकता लाना, इसकी रोकथाम के बारे में उपाय सुझाना और इस बीमारी के खिलाफ दुनिया की उपलब्धियों का जश्न मनाना, यही इसका उद्देश्य है। कोई भी दिवस होता है तो उस दिवस के बारे में लोगों को जागरूक करना ही उसका उद्देश्य होता है। विश्व रेबीज दिवस 2022 की अगर हम थीम की बात करें तो क्या है थीम, रेबीज 1 हेल्थ 0 डेथ, ये जो है थीम रखी गई है 2022 की विश्व रेबीज दिवस की। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है विश्व रेबीज दिवस, तो याद रखेंगे आप 28 सितंबर को ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट होगा बी, सुएला ब्रेवरमैन को। दोस्तों हाल ही में ब्रिटेन की जो भारतीय मूल की गृह सचिव हैं सुएला ब्रेवरमैन, इनको जो है लंदन में एक समारोह में पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया। ये जो पुरस्कार है ये वर्ष 2000 में दक्षिण एशियाई लोगों को यूके में उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित करने के लिए स्थापित किया गया था। सुएला ब्रेवरमैन एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ और बैरिस्टर हैं जो 6 सितंबर 2022 को गृह सचिव के रूप में कार्यरत हैं। तो ध्यान रखेंगे आप, अगर पूछा जाता है कि किस ब्रिटेन की भारतीय मूल की कौन सी हैं जिनको कौन सा पुरस्कार दिया गया, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर के पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया। तो नाम ध्यान रखेंगे, ये ब्रिटेन की भारतीय मूल की गृह सचिव हैं सुएला ब्रेवरमैन, इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया है एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर। तो नाम ध्यान रखेंगे सुएला ब्रेवरमैन।
अगला है, भारत की किस कंपनी ने विमानन ईंधन एवगैस 100 LL का स्वदेशी उत्पादन शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने की दिशा में एक बड़े कदम है। जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, IOC, इसने जो है एवगैस 100 LL का स्वदेशी उत्पादन शुरू किया है, जो पिस्टन इंजन वाले विमानों और मानव रहित एरियल वाहनों के लिए एक विशेष विमानन ईंधन है। इसका स्वदेशी उत्पादन इंडियन ऑयल की गुजरात रिफाइनरी में किया जा रहा है और वर्तमान में एवगैस 100 LL का पूरी तरह से आयात किया जाता है। यानी दोस्तों ये जो ईंधन है ये हमारे इंडिया में नहीं है, इसका पूरी तरह से क्या किया जाता है, आयात किया जाता है। लेकिन जो IOC है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, तो इसने एक बड़ा कदम उठाया इस दिशा में और एवगैस 100 LL स्वदेशी जो क्या है ईंधन है, इसका जो है उत्पादन शुरू किया है। और इसका जो उत्पादन है वो कहाँ पर किया जा रहा है? तो गुजरात की रिफाइनरी में जो है इसका उत्पादन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम है, क्योंकि अभी तक हमारे देश में इसका जो है क्या किया जाता है, इसका अभी तक पूरी तरह से आयात किया जाता है। तो याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय ने तेलंगाना के वार्षिक उत्सव बथुकम्मा उत्सव का आयोजन किस शहर में किया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, नई दिल्ली में। दोस्तों संस्कृति मंत्रालय ने कर्तव्य पथ इंडिया गेट नई दिल्ली में बथुकम्मा उत्सव का आयोजन किया। वैसे जो बथुकम्मा उत्सव है यह है किस राज्य से संबंधित? तो ध्यान रखेंगे जो बथुकम्मा उत्सव है, जो महोत्सव है, ये तेलंगाना का एक वार्षिक उत्सव है जो 9 दिनों तक चलता है और नवरात्रि के त्यौहार के साथ ही ये मनाया जाता है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि बथुकम्मा महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो तेलंगाना से संबंधित है, याद रखेंगे। लेकिन इस बार जो इसका आयोजन है वो नई दिल्ली में किया जा रहा है। दोस्तों इस कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने भाग लिया है और ये जो त्यौहार है, उत्सव है बथुकम्मा उत्सव, इस बार ये 25 सितंबर से लेकर के 3 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि बथुकम्मा महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना से संबंधित है। लेकिन साल 2022 में ये कहाँ पर मनाया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में मनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये थे 29 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये रहा कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था, झूलन गोस्वामी। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन 2 शहरों के मध्य शुरू की जाएगी? इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।